हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रखा है और चैप्टर नंबर जो 4 है उसका नाम है जलवायु। यहाँ पर हम भारत की जलवायु की बात कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है 11th क्लास की ज्योग्राफी का सेकंड जो बुक है वहाँ से भारत का भौतिक पर्यावरण, उस बुक से ये चौथा अध्याय है जो हमने शुरू कर रखा है। यहाँ पे हमने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले वो देख लीजिए। उसके बाद आज हमें शुरू करना था कि भारत की जो जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। वहाँ पर इन कारकों को 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर ये जो कारक हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है। स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक का कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था और आज हमें करना है वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ये है हमारा आज का टॉपिक, वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक। भारत की स्थानीय जलवायुओं में पाई जाने वाली विविधता को समझने के लिए निम्नलिखित 3 कारकों की क्रियाविधि को जानना आवश्यक है। यहाँ पर क्या बोला कि भारत की स्थानीय जलवायु मतलब किसी स्थान विशेष की जो जलवायु है उसमें जो विविधता पाई जाती है, मतलब दिल्ली का जो टेम्परेचर है वो अलग है और जो साउथ इंडिया है उसका टेम्परेचर कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। वहाँ का क्लाइमेट अलग है, यहाँ का क्लाइमेट अलग है, यहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर नहीं पड़ती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर 3 फैक्टर हैं, 3 कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। उन तीनों कारकों को कि वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं तीनों कारकों की। फर्स्ट है वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण। जो पहला कारक है जो हमें बताता है कि वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण की जो सरफेस एरिया है वहाँ पर जो एयर का प्रेशर है वो कैसा होगा और वहाँ पर जो पवनें चल रही हैं वो कैसी हैं, वो इस बात को कंट्रोल करती हैं। सेकंड है भूमंडलीय मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संयंत्रों एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण। जो भूमंडलीय मौसम है, भूमंडल मतलब जो हमारा भूमि के आसपास का जो पर्यावरण है उसका जो मौसम है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, उन कारकों एवं उसकी जो वायु संयंत्र वहाँ पर किस प्रकार की वायु चल रही हैं, किस प्रकार की जेट प्रवाह है, शीतकाल में चलने वाली है या ग्रीष्मकाल में चलने वाली जेट प्रवाह है, इनके द्वारा वहाँ का जो धरातल के ऊपर का जो ऊपरी वायु संचरण है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड है शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों, ठंड के मौसम में पश्चिम की साइड से जो तेज हवाएं चलती हैं तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून और जो मानसून का आगमन होता है और दक्षिण भारत के दक्षिण में और पश्चिम दिशा से होता है काल में उष्णकटिबंधीय अवदाबों के भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा का अनुकूल दशाएं। कि यहाँ पर उष्णकटिबंध में जो मानसून का जो आगमन होता है वो दक्षिण और पश्चिम दिशा से होता है और उसके ये जो कारण है वहाँ पर होने के और उसके कारण वहाँ पर क्या है बारिश की अनुकूल दिशाएं होती हैं, उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से इन एरियाज़ में बारिश ज़्यादा होती है। उसके बाद है उपयुक्त 3 कारकों की क्रियाविधि को शीत व ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में अलग अलग भली भांति समझा जा सकता है। यहाँ पर जो 3 कारक दिए गए हैं वो 3 कारक अपना अलग अलग काम करते हैं और उनके जो काम हैं वो शीत ऋतु में अलग काम होता है और ग्रीष्म ऋतु में अलग काम होता है। तो उनके कामों को समझने के लिए हमें इन दोनों का अलग अलग ऋतुओं में अध्ययन करना होगा। तो यहाँ पर पहले है शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि का मतलब कि शीतकाल के टाइम पे जो मौसम है वो किस प्रकार का कार्य करता है या वहाँ पर मौसम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। धरातलीय वायुदाब मतलब जो सरफेस एरिया है वहाँ पर जो एयर का प्रेशर है वो कितना है तथा वहाँ पर जो चलने वाली पवनें हैं वो किस प्रकार की हैं। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। मान लो ये एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का जो मध्य वाला भाग है और जो पश्चिमी भाग है, तो ये क्या है कि भारत का मौसम शीत ऋतु में भी भारत का जो मौसम होता है वो मध्य एवं पश्चिमी एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। यहाँ भारत कहाँ है, दक्षिण में यहाँ पर है, तो यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो मौसम है, इनसे भारत भी प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। जो हिमालय के उत्तर की बात हो रही है, मान लो ये हिमालय है, दोनों साइड से यहाँ पर जम्मू कश्मीर है और यहाँ अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है। तो यहाँ पर क्या है कि हिमालय के उत्तर में तिब्बत, यहाँ पर तिब्बत
का पठार चल रहा है, पामीर का पठार यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर है, तो वहाँ पर क्या होता है, उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। उच्च वायुदाब केंद्र कैसे स्थापित हो जाता है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाते जाते हैं टेम्परेचर कम होता चला जाता है और जो एयर प्रेशर है वो ज़्यादा होता चला जाता है। जो एयर प्रेशर है और जो टेम्परेचर है दोनों में उल्टा रिलेशन है। जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा होगा और जहाँ टेम्परेचर हाई होगा वहाँ एयर प्रेशर कम होगा। तो यही रीज़न है कि जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत ऊंचे ऊंचे पर्वत है, वहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, हाइट ज़्यादा है, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कम है, लेकिन वहाँ पर जो एयर का जो प्रेशर बना हुआ है, वायुदाब केंद्र बना हुआ है, वो हाई बना हुआ है। इस उच्च वायुदाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। और ये जो उच्च वायुदाब केंद्र बनता है उसके दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप है। ये जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के नीचे क्या है, भारत है। तो भारत की बात हो रही है कि भारत का जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह की जो नीचे वाला एरिया है वहाँ पर धीरे धीरे जो स्थल भाग है, धरातल भाग है, वहाँ पर जो पवनें हैं वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देती हैं, वहाँ पर अपना बहना शुरू कर देती हैं। मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर एशिया का मध्य पार्ट, यही एशिया का जो मध्य पार्ट है, तिब्बत का पठार वाला एरिया जो है, उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें, अब इस केंद्र से बाहर की तरफ जो धरातलीय पवनें चलती हैं, धरातल के ऊपर चलती हैं, वो पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं। और ये जो पवनें आती हैं भारत में वो शुष्क मतलब सूखी होती हैं, उनमें नमी की मात्रा नहीं होती है। ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं। और ये जो महाद्वीपीय पवनें हैं जो यहाँ से स्टार्ट हुई हैं, ये फिर उत्तर पश्चिमी भारत मतलब भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पर हिमालय पर्वत है, ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, और इधर वाला जो एरिया है उत्तर और पश्चिमी वाला, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आते हैं। और यहाँ पर जो व्यापारिक पवनें चलती हैं उनके ये कांटेक्ट में आती हैं, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं होती। लेकिन इनका जो कांटेक्ट होता है वो फिक्स नहीं होता है कि कब इनका आपस में कांटेक्ट होता है। कई बार तो इसकी स्थिति खिसक कर पूर्व में मध्य गंगा घाटी के ऊपर पहुंच जाती है, और कई बार जो इसकी लोकेशन है वो अप डाउन होती रहती है कि ये कई बार पूर्व में जो मध्य गंगा घाटी है वहाँ पर पहुँच जाती है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर भारतीय शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। और जो पूरा भारत है उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत, उत्तर पश्चिमी मतलब ये वाला जो एरिया है, ये उत्तर पश्चिमी ये वाला एरिया है और यहाँ वाला एरिया है, ये क्या है, इन पवनों के प्रभाव में आ जाता है। तो ये देखो जो जैसे इंडिया का मैप है, इस इंडिया के मैप से मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है, दक्षिण भारत है। जो पश्चिम मानसून का आगमन होता है वो दक्षिण की साइड से और पश्चिम की साइड से होता है। यहाँ से मानसून की एंट्री होती है। सबसे पहले जो केरल वाला एरिया है यहाँ पर मानसून का आरंभ हो जाता है, लेकिन जो तमिलनाडु वाला एरिया है यहाँ पर बारिश नहीं होती, क्योंकि जो इनकी दिशा होती है वो ऐसे होती है, थोड़ा सा स्लांट होती हैं, तिरछी होती हैं ये। तो ये यहाँ पर जब लौटता मानसून आता है, वापस मानसून होता है, तो यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश होती है। लेकिन जब मानसून का आगमन होता है उस टाइम तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है। दूसरा, यहाँ पर तिब्बत के पठार से यहाँ जैसे ये हमारा भारत है और भारत के यहाँ पर है तिब्बत का पठार। इस तिब्बत के पठार, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत मतलब हाइट ज़्यादा है, तो यहाँ का टेम्परेचर भी ऊंचा, टेम्परेचर कम होगा और जो एक हाई प्रेशर बनता है एयर का वो यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि बहुत ठंडी हवाएं चलनी शुष्क होती हैं, वो सूखी होती हैं, उनमें नमी की मात्रा मतलब वो बारिश नहीं करती हैं। तो ये भारत में यहाँ से डायरेक्ट एंट्री नहीं हो पाती, जहाँ पर जो हाइट कम है वहाँ से एंट्री हो जाती है। लेकिन फिर ये क्या करती हैं, इस साइड पश्चिम की दिशा से घूमती है और भारत का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है वहाँ से ये प्रवेश करती हैं। तो ये जो इधर वाला एरिया है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाला एरिया, वहाँ से ये हवाएं भारत में एंटर करती हैं। अब यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया गया है इसमें बताया गया है कि भारत में जाड़े की ऋतु में 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर यू की दिशा, कि जब भारत के अंदर शरद ऋतु होती है, शीतकाल होता है, ठंड की ऋतु होती है, सर्दियाँ होती हैं, तो उस टाइम में सरफेस है उससे 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर
हाइट पर वायु की दिशाएं बताई गई हैं कि ये वायु की जो दिशाएं होती हैं वो यहाँ पर देखो जो अंडमान है, अंडमान में ये यहाँ से सीधा पश्चिम, यहाँ दक्षिण से शुरू हुई, पश्चिम मुड़ी और फिर पूर्व की तरफ घूम जाती हैं। ये सेम यहाँ पर हुआ कि ये पहले पश्चिम और फिर पूर्व की दिशा से घूम गए और यहाँ ये पश्चिम से एंटर करती हैं और पूर्व की ओर चली जाते हैं। यहाँ से भी ये पूर्व की तरफ चली, इधर भी ये पश्चिम से एंटर हुई और इधर चली गई और इधर से भी पश्चिम की तरफ से इनका आगमन शुरू होता है। इसीलिए इन्हें पश्चिमी जेट प्रवाह, मतलब पश्चिम की साइड से जो हवाएं आती हैं उनको पछुआ पवने। जेट प्रवाह का मतलब होता है कि तेज गति से जो पवनें होती हैं जिनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी तेज होती है कि वो कुछ टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेती हैं, उनको हम जेट प्रवाह बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु परिसंचरण की। जेट प्रवाह एवं ऊपरी वायु परिसंचरण, जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे धरातल के निकट या वायुमंडल की निचली सतहों में चलती हैं। जिन पवनों के बारे में हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा, उन पवनों के बारे में बताया कि वो जो पवनें हैं वो सरफेस, जो हमारा सरफेस है, सरफेस का ऊपर वाला जो वायुमंडल है वहीं पर रहती हैं। जो वायुमंडल की जो निचली परत है, क्षोभ मंडल, वहीं तक ये निचली सतहों में ही रहती हैं, चलती हैं। निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर, अब है क्षोभ मंडल से 3 किलोमीटर ऊपर की बात हो रही है, कि वहाँ पर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है और यहाँ की जो वायु है वो और यहाँ की वायु में काफ़ी अंतर पाया जाता है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती है। और जो ऊपर की जो वायु है उसके निर्माण में, उसके बनने का जो प्रोसेस है उसमें जो सरफेस वाली जो एयर है उसका कोई भी रोल नहीं होता है कि उनमें जो यहाँ की जो एयर है और यहाँ की जो एयर है, क्योंकि जो ठंडी वायु होती है वो क्या होती है, नीचे की तरफ होती है और जो हल्की वायु होती है वो ऊपर की तरफ मिलेगी। तो ऊपर वाली जो एयर होगी वो हल्की होंगी, गर्म होंगी, क्योंकि कोई भी मान लो बलून है, बलून में हमने हवा भर दी तो वो जितना हल्का होगा उतना ऊपर की तरफ जाएगा और जितना उसमें वेट बढ़ता जाएगा वो नीचे की तरफ रह जाएगा। वही बात यहाँ पे हवा की हो रही है कि जब वायु में नमी की मात्रा ज़्यादा होगी तो वो कहाँ होगी, सरफेस के आसपास होगी, और यदि उसमें नमी की मात्रा कम है, वो शुष्क है, तो वो कहाँ मिलेगी, हमें ऊपर वाले एरिया में मिलेगी। अब है 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर, सरफेस से 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया, एशिया महाद्वीप का मध्य भाग और जो पश्चिमी एशिया है, यहाँ पर ये पवनें पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि पश्चिम की साइड से जो पवनें चलती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती हैं, तो ये इन पवनों के प्रभाव में ये एरिया आता है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। और जो तिब्बत का पठार है, मान लो ये हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत के यहाँ पर तिब्बत का पठार है, तो ये हिमालय ये क्या करती हैं कि तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में, हिमालय के उत्तर में ये तिब्बत का पठार, इसके उत्तर में ऐसे ये बहती हैं और एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। और जो एशिया महाद्वीप है उसमें ये चलती हैं, इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। इन ये जो तेज गति से जो चलने वाली पवनें होती हैं इनको हम जेट प्रवाह भी कहते हैं। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोधक का काम करती है। और जो तिब्बत का जो हाईलैंड वाला एरिया है, उच्च भूमि है, वो इन जेट प्रवाहों के बीच में, जो तेज गति से चलने वाली हवाएं हैं उनके बीच में क्या करता है, एक अवरोधक का काम करता है, एक बाधा का काम करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। फिर जो जेट प्रवाह यहाँ से जो फ्लो करने वाली जो एयर है, यहाँ से बहने वाली जो एयर है, यहाँ पर मान लो तिब्बत का पठार है तो ये 2 डायरेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो इसमें जिसके परिणाम से जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है, जिसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। मान लो ये तिब्बत का पठार है तो एक शाखा कहाँ बहेगी, उत्तर की तरफ, और एक शाखा कहाँ बहेगी, दक्षिण की तरफ। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। हिमालय पर्वत, मान लो ये हिमालय पर्वत है और हिमालय पर्वत के दक्षिण में, हिमालय का दक्षिण ये नीचे हो गया, पूर्व की ओर यहाँ से ये एंट्री करती है और पूर्व की तरफ ये बहती है। इस दक्षिण दिशा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर होती है, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे है और 23.5 डिग्री से 1.5 डिग्री और ऊपर यहाँ पर ये हिमालय का दक्षिण हो गया। और कर्क रेखा के ऊपर वाला जो हिस्सा है जहाँ पर 25 डिग्री अक्षांश आता है, वहाँ पर ये हवाएं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती हैं तथा इसका दाब स्तर
200 से 300 मिलीबार होता है, और वहाँ पर जो दाब का स्तर है वो 200 से 300 मिलीबार के बीच में होता है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। और ये जो तिब्बत का पठार जो बीच में अवरोधक के रूप में था, ये जो दक्षिण की साइड जो हवा बही, इस दक्षिण की साइड की जो हवा थी, क्योंकि इसकी जो एंट्री होती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है, तो इसने क्या किया कि यहाँ से जो ठंडी हवाएं चली, इन ठंडी हवाओं ने भारत के तापमान को और भी कम कर दिया। तो जैसे अभी हमारे यहाँ पर जो ठंड चल रही है कंटिन्यू, वो किसकी वजह से, जेट प्रवाह की जो शुष्क हवाएं होती हैं, लेकिन वो टेम्परेचर को क्या करती हैं, कम कर देती है, क्योंकि ऊपर से वो जो पवनें चल रही हैं वो ठंडी होती हैं। हिमालय पर्वत के आसपास हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ जमी रहती तो वहाँ पर जो पवने वाली चलने वाली जो पवनें हैं वो भी क्या करेंगी, वहाँ के टेम्परेचर को कम कर देती हैं। उसके बाद है पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अब है पश्चिमी चक्रवात, मतलब वो चक्रवात जो पश्चिम दिशा से स्टार्ट होते हैं बनने, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मतलब 23.5 डिग्री कर्क रेखा से, यहाँ कर्क रेखा है और नीचे बीच में भूमध्य रेखा है और नीचे मकर रेखा है, तो तीनों रेखाओं का जो बीच वाला जो एरिया है ये है उष्णकटिबंध। यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पर जो सन की रेज है वो सबसे ज़्यादा मिलती है, सन की रेज सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, लेकिन जो प्रेशर होता है वो लो होता है। लो प्रेशर में जो चक्रवात हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो चक्रवात बनने शुरू हो जाते हैं वो सर्कुलर मोशन में ऐसे चलते हैं, और उनमें जो पवनों की गति होती है वो बहुत तेज़ होती है। तो यहाँ पर था कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इनके बारे में अभी हमें पढ़ना है। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं। जो पश्चिमी विक्षोभ है, मतलब पश्चिम की साइड से जो आने वाली जो पवनें हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें जाड़े के समय, जो सर्दियों की ऋतुओं का जो समय है, उस मौसम में पश्चिम से तथा उत्तर पश्चिम से प्रवेश करती हैं। वही बात है कि जो पश्चिम वाला एरिया ये हो गया, इधर पश्चिम हो गया, और उत्तर पश्चिम ये वाला एरिया हो गया। तो ये जो पवनें हैं भूमध्य सागर पर उत्पन्न होती हैं। ये जो पवनें हैं ये कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, भूमध्य सागर पर। ये यहाँ पर मैप है, इससे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये जो इधर वाला एरिया है, ये इधर वाला जो एरिया है जो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ पर जस्ट लाल सागर, और इससे इधर वाला एरिया जो वहाँ पर भूमध्य सागर है, वहाँ से ये पवनें शुरू होती हैं और फिर ऐसे रोटेशन में घूमते हुए ये इस साइड में आती हैं और पश्चिम की दिशा से भारत में प्रवेश करती हैं। मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से ये प्रवेश करती हैं। भूमध्य सागर पर ये पवनें उत्पन्न होती हैं, वहाँ से इनका जो बनना है वो शुरू हो जाता है। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। पश्चिम की साइड से जो तेज गति वाली चलने वाली जो पवनें होती हैं उनके द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। और शीतकाल में जब सर्दियों की जो ऋतुएँ होती हैं, मतलब जो सर्दियों का जो टाइम है, उस टाइम में जो रात्रि का तापमान कई बार क्या होता है, तापमान में अधिकता हो जाती है, उसमें वृद्धि हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, तो जिसके कारण यहाँ पर जो विक्षोभ हैं वो उनके आने का पूर्व संकेत होता है कि जेट प्रवाह या पश्चिमी विक्षोभ उस टाइम आने वाला होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। अब है उष्णकटिबंध में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो या तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं या फिर हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं, और ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं यहाँ पर क्या होता है, तेज गति से हवाएं चलती हैं और भारी बारिश भी इनके कारण यहाँ पर होती है। तो देखो डायग्राम से हमें पता चलता है कि ये क्या है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चक्रवात बनना शुरू हो जाते हैं, और ये जब तटों से टकराते हैं तो यहाँ पर जो तटीय एरिया इधर वाला, इधर भी बारिश होती है, और ये यहाँ से घूमते हुए इधर अफ्रीका से टकराती हैं। अफ्रीका से टकरा कर ये जो पवनों की दिशा है वापस भारत की तरफ मुड़ जाती है और जो पश्चिम की साइड से एंट्री करती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं, और ये जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं ऐसे सर्कुलर मोशन में, ये क्या करते हैं कि जो तमिलनाडु मतलब यहाँ ये इधर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इससे ऊपर वाला एरिया और उड़ीसा इससे ऊपर वाला एरिया है, इनके तटीय भागों पर टकराती हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। और ये जो चक्रवात होते हैं ये क्या करते हैं कि इनके कारण बहुत तेज बारिश होती है, कंटिन्यू बारिश होती है, और जो पवनों की गति होती है वो भी बहुत तेज होती है।
तो ऐसी अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। ये जो चक्रवात आते हैं ये काफ़ी विनाशकारी होते हैं, बहुत ही नुकसान करते हैं। क्या आपने अपने दूरदर्शन पर प्रसारित मौसम रिपोर्ट में इन चक्रवातों की चाल को देखा है कि जब टेलीविज़न पर हमें लाइव दिखाया जाता है कि चक्रवात का वहाँ से आगमन होकर और वो किस दिशा में बढ़ रहा है, कहाँ पर जान माल का नुकसान करने वाला है। कई बार हम टीवी पर भी इन चीज़ों को लाइव देखते हैं। तो ये था कि शीत ऋतु में जो मौसम की क्रियाविधि थी उस पर किन किन चीज़ों का फर्क पड़ता है। उसके बाद हम करते हैं ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, यहाँ पर धरातलीय पवनें संयम तथा पवनों की बात की गई है। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में होता है, उत्तरायण स्थिति में कि जो पृथ्वी का जो भाग है, मान लो ये हमारी अर्थ है, बीच में से भूमध्य रेखा है, ये दक्षिणी भाग है, ये उत्तरी भाग है। जो उत्तरी भाग है वो सूर्य के बिल्कुल सामने होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि पृथ्वी का मौसम गर्मी का मौसम शुरू होने पर सूर्य उत्तरायण स्थिति में होता है। सूर्य की जो पोजीशन होती है वो इस साइड में होती है। उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों हिस्सों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण होता है, और जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप है, उसका जो नीचे वाला भाग है और जो उच्च भाग है, दोनों हिस्सों पर जो वायु का परिसंचरण है वहाँ पर उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट और जुलाई का जो मिड टाइम होता है, जुलाई के मिड टाइम तक जो धरातल के निकट जो निम्न वायुदाब पेटी मतलब जुलाई के टाइम पे, जून जुलाई में क्या होता है, गर्मी काफ़ी होती है, गर्मी ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर हाई होता है, तो वहाँ पर निम्न वायुदाब पेटी बन जाती है, जिसे अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या ITCZ भी कहा जाता है। इसका शॉर्ट में जो नाम दिया गया है वो ITCZ इसको कहा गया है। उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समानांतर, और ये जो ITCZ है ये क्या करता है, उत्तर की ओर खिसक कर, मतलब जो हिमालय है, हिमालय के लगभग, हिमालय पर्वत के लगभग समानांतर बहती है। 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाती है। 20 डिग्री मतलब कर्क रेखा से, कर्क रेखा यहाँ पर है और कर्क रेखा से ये लगा लो कोई थोड़ा सा नीचे, और इससे कर्क रेखा के जस्ट ऊपर ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को ये कवर करती है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है, और जो जेट प्रवाह है, यहाँ पर जेट प्रवाह क्या करती है कि वो यदि सर्दियों के मौसम में आती है तो वो टेम्परेचर को गिरा देती है, जो टेम्परेचर होता है हमारा वो काफ़ी नीचे चला जाता है। और जेट प्रवाह जब यहाँ से वापस लौट चुका होता है तो तब ये जो ग्रीष्म ऋतु में जो ITCZ है यहाँ पर बनता है, तो उस टाइम इसका आगमन होता है। वास्तव में मौसम विज्ञानियों ने पाया है कि भूमध्य रेखीय द्रोणी जो ITCZ है के उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेट प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध पाया जाता है, कि जब यहाँ पर एक इनके बीच में एक रिलेशन बताया गया है कि जो पश्चिमी जेट प्रवाह है वो वापस चला जाता है, और जो ITCZ है वो उत्तर की तरफ खिसकना, उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। प्राय ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध होता है, कि ये दोनों अपने एक दूसरे के, इनके बीच में बताया गया है कि ये दोनों अपने अपने कामों को अच्छे से भली प्रकार करते हैं और एक दूसरे के कामों के बीच में रुकावट भी नहीं डालते हैं। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण जो ITCZ है यहाँ पर क्या होगा, तापमान ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर जो वायुदाब का केंद्र होता है वो निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता, क्षेत्र हो जाता है। तो यहाँ पर ITCZ में निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं से पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर ये क्या करता है कि यहाँ पर जो निम्न वायुदाब बन जाता है वो हर डायरेक्शन से, निम्न वायुदाब बन गया, हर डायरेक्शन से क्या कर रहा है, हवाओं को, पवनों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में उष्ण कटिबंधीय सामुद्रिक वायु संयति MT विषुवत वृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिणी पश्चिमी दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। और जो उष्ण कटिबंध में जो चक्रवात उत्पन्न हुए थे वो क्या करते हैं, सामुद्रिक वायु संयति, समुद्र में जो चलने वाली जो वायुएं होती हैं उनके साथ ये विषुवत वृत्त को पार करके आगे बढ़ जाती हैं। और ये कहाँ, इनकी जो डायरेक्शन होती है वो दक्षिण पश्चिमी दिशा, दक्षिण और पश्चिम साइड से इनकी दिशा मानी जाती है। ये इसमें क्या होता है कि कम वायुदाब वाली पेटी की ओर बढ़ जाती हैं। यही आर्द्र वायु धारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाती है। और ये जो आर्द्र होती है जिसमें नमी की मात्रा होती है, पानी की कुछ उसमें मात्रा सम्मिलित होती है, और ये जो वायु की जो पवनें होती हैं, धाराएं होती हैं, ये दक्षिण पश्चिमी मानसून कहलाती हैं। इन पवनों को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून। इन्हीं के कारण बारिश होनी शुरू हो जाती है, इसको मानसून कहलाती हैं। अब है जेट प्रवाह, ऊपरी वायु परिसंचरण।
जेट प्रवाह की बात हो रही है कब की, ग्रीष्म ऋतु में जो जेट प्रवाह होता है उसकी बात हो रही है कि आपने देखा होगा कि ग्रीष्म ऋतु में जो बहुत तेज़ गति से हवाएं आती हैं गर्मियों के टाइम पे, जिनको हम उत्तर भारत में लू के नाम से भी जाना जाता है। और उस टाइम क्या होते हैं, सूखे बवंडर आते हैं, शुष्क हवाएं होती हैं तो बवंडर आते हैं। और उस बवंडर मतलब वहाँ पर भी क्या होता है कि हाई टेम्परेचर बन जाता है। जब वो जो एक हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर बन जाता है तो वहाँ पर सर्कुलर मोशन में जो हवाएं हैं वो मूव करना शुरू कर देती है। स्थल भाग पर करती हैं तो बवंडर आते हैं, और यदि वो वही चीज़ें तटीय भाग में समुद्र में करती हैं तो चक्रवातों का आना शुरू हो जाता है। वायुदाब एवं पवनों को उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। और ये जो वायुदाब और जो पवनों का जो प्रतिरूप है ये कहाँ पर पाया जाता है, क्षोभ मंडल का जो नीचे वाला स्तर है भूमंडल, ये हमारा धरातल है। धरातल से ऊपर वाला जो हमारा है, ऊपर यहाँ पर 9 से 13 किलोमीटर की हाइट पर क्षोभ मंडल की सीमा है, वहाँ तक इसका उसके नीचे नीचे पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। और यदि जून के महीने की बात करें कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत मतलब यहाँ पर ये इधर वाली बात हो रही है, प्रायद्वीपीय भारत में ये 2 साइड से होगा। इसमें इनकी जो जेट प्रवाह है, इनकी जो गति होती है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री, और ये जो जेट प्रवाह होता है इसका अगस्त में यदि हम बात करें 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। और सितंबर के महीने में इसकी जो लोकेशन होती है वो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता है। और यदि हम ऊपर वाले वायुमंडल की बात करें तो जो पूर्व की साइड से जो तेज गति से चलने वाली पवनें होती हैं, इनका क्या होता है कि ये 30 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाती हैं, मतलब जो अक्षांश है उसमें 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं जा पाती हैं। वह पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यहाँ पर पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंध चक्रवात, ऐसा जेट प्रवाह मतलब ऐसी तेज गति से चलने वाली हवाएं जो पूर्व की दिशा से, ये यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है ये इसी चीज़ को शो कर रहा है। पूर्वी जेट प्रवाह मतलब पूर्व की दिशा से जो पवनें चलती हैं और पश्चिम की तरफ बहती हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा के आसपास 23.5 डिग्री ऊपर से 23.5 डिग्री नीचे कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जो एरिया है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो हमारा एरिया है उष्णकटिबंध है। तो उष्णकटिबंध में जो चक्रवात उत्पन्न होंगे हम उनको उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाते हैं। जो पूर्वी जेट प्रवाह है, ये जो पूर्व की दिशा से आने वाला जो जेट प्रवाह है ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में आता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये जो चक्रवात होते हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं कि कहाँ किस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होगी। जो तटीय एरिया होते हैं इनमें बारिश ज़्यादा होती है। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग होते हैं। और ये जो चक्रवात जब भी आते हैं तो इनके रास्ते में जो एरिया आता है तो उस एरिया में वो भाग आते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा कि वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनकी गहनता वो कितने गहरे हैं, उनकी गहराई कितनी है, हिम प्रवाह मतलब उनका जो फ्लो है वो किस साइड है, एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण पर पड़ता है। तो यहाँ पर एक लंबा टाइम पीरियड लगता है जिसमें कि जो भारत की जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा है उसके प्रतिरूप को निर्धारित करने में ये अपना समय लगाता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। यहाँ आज हमने जो जेट प्रवाह था उसका ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि को आज हमने कंप्लीट किया। और उससे पहले हमने जो शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि थी उसको पढ़ा। यहाँ पर ये दोनों टॉपिक आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें से यदि आपको कोई डाउट होता है या तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं या फिर जो आपका क्लास ग्रुप है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक आज आपको कंप्लीट करना है और कोई डाउट होता है तो आप मेरे से सवाल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो करवाया जा रहा है क्लास में वो साथ साथ कर लीजिए। जो समझ में नहीं आता है उसके बारे में आप पूछ लीजिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।